जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम पेट के लिए क्लासेस देख रहे थे और दोस्तों पेट में हम देख चुके हैं, इतिहास पूरा पढ़ चुके हैं। इतिहास के बाद दोस्तों हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा है, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हमने अर्थव्यवस्था पढ़ा पूरा, अर्थव्यवस्था के बाद दोस्तों हमने भारतीय संविधान और लोक प्रशासन देखा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देख रहे थे भूगोल, और भूगोल में हमने पहला पार्ट दोस्तों भूगोल के परिचय के बारे में देखा था। फिर दूसरे पार्ट में हमने दोस्तों खनिज संसाधन देख लिया। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो तीसरा पार्ट है उसमें हम साथियों क्या देखेंगे, तो उसमें हम दोस्तों नदियों के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? नदियों के बारे में। तो आज साथियों हम तीसरे पार्ट में भारत की नदियों के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा मैराथन है इसलिए लंबी होगी, तो आप सभी अच्छे से देखिएगा, पूरी पूरी नदियां आपको कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। उसके पहले बता भी दें कि मेरे प्यारे साथियों, आप चले जाइए प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट में देखिए हमने यूपी ट्रिपल पेट 2025 के नाम से हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। यहाँ पे सारी वीडियो आपको लगी हुई मिल जाएंगी पेट की। ठीक, इसके अलावा स्टैटिक जीके हमने पढ़ा है, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए जा करके देख सकते हैं 2025 अपडेटेड तरीके से। ठीक है, करंट अफेयर भी है। अब देखिए, जिनको चाहिए इसकी पीडीएफ वगैरह वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों डायरेक्ट हमारे प्ले स्टोर से जाकर के देख लीजिए। ठीक है, जैसे लॉगिन करेंगे दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे चले जाइए, और दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे तो आपको ये देखिए यूपी ट्रिपल पेट की अगर नोट्स चाहते हैं पीडीएफ, ठीक, इन 8 टॉपिक्स की, तो आपको 111 रुपये में आपको मिल जाएगा। ऑफर प्राइस है 199 रुपये प्राइस है, मगर दोस्तों 111 रुपये मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, पीडीएफ बाहर निकलवा के। ठीक है, चलिए तो ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की है मात्र 25 रुपये में। दोस्तों जनहित याचिका है यूपीएसआई के लिए 25 रुपये की है, जाकर के देख सकते हैं। इसमें 2017-2021 के बहुत सारे प्रश्न शामिल है। ठीक है, कंप्यूटर की ई बुक है यूपी ट्रिपल सभी एग्जाम्स के लिए, हिंदी है दोस्तों। ठीक है, और ये यूपी स्पेशल है। इसके अलावा दोस्तों आपके ये स्टैटिक जीके है। ठीक है, और भी सारी ई बुक मिल जाएंगी आपको दोस्तों बहुत ही नॉमिनल फीस पे, जिन्हें आप परचेज करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भारतीय नदियों के बारे में। संपूर्ण दोस्तों मैराथन क्लास होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स शुरू करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं भारतीय नदियाँ। साथियों शुरू करते हैं, देखते हैं आज भारतीय नदियाँ। देखिए, भारतीय नदियों के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए भारतीय नदियों को हम कैसे विभाजित करके पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, भारतीय नदियों का विभाजन हम उद्गम के आधार पे कर सकते हैं। क्या साथियों? भारतीय नदियों का हम विभाजन उद्गम के आधार पर कर सकते हैं। तो उद्गम के आधार पर कैसे करेंगे दोस्तों? 2 भागों में। उद्गम मतलब होता है जहाँ दोस्तों निकलती हैं, तो उसके आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांटेंगे। एक होगी हिमालयी अफवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय। आपको पता है नदियाँ कहाँ निकलेंगी दोस्तों? जहाँ से या तो दोस्तों बर्फ होगी, ठीक, उससे पिघलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका देखिए हमारा जो भारत होता है दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा सा हमारा भारत है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ज़्यादा हमें मैप बनाना नहीं आता है, फिर भी दोस्तों ऐसे मान लिया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर भी समझिए। देखिए, एक दोस्तों यहाँ पे आपका हिमालय है, तो हिमालय से नदियाँ निकलेंगी, और यह फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका नीचे वाला इस तरह प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय यहाँ से दोस्तों मतलब नदियाँ निकलती हैं। यहाँ दोस्तों चोटियाँ पाई जाती है, पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, वहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे, पहली हिमालय वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पहले देखते हैं हिमालयन अफवाह तंत्र के बारे में, ये है क्या चीज़ें। ठीक है, तो देखिए हिमालयी की बात करते हैं दोस्तों, हिमालयी अफवाह तंत्र की बात करते हैं। तो साथियों, हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ 12 मासी होती है। समझिएगा, देखिए नदियों का हमने जाल 2 तरीके से बताया, एक हिमालयी हो जाएंगी और एक हो जाएंगी प्रायद्वीपीय। देखिए प्रायद्वीप में कोई दोस्तों बर्फ तो होता नहीं, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय जो नदियां होंगी वो बरसात पे डिपेंड करेंगी। एक बार समझिएगा, देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, हिमालय दोस्तों हमेशा बर्फ जमा रहेगा, तो हमेशा दोस्तों देखिए बारिश में तो बारिश का पानी आ ही जाता है नदियों में। दोस्तों गर्मियों में क्या होता है, बारिश होती नहीं है, तब दोस्तों बर्फ पिघल पिघल के आती रहती है। यानी यहाँ की जो नदियाँ निकलती है वो साल भर क्या होती हैं, हरी भरी रहती है। हरी भरी का मतलब साल भर उन नदियों में पानी भरा रहता है। मगर दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो दोस्तों बारिश के पानी पर डिपेंड करती है, यानी कि ये नदियां बारहमासी नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए हिमालयी अफवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया कि हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियां 12 मासी होती हैं, यानी 12 महीने बहती हैं, क्योंकि ये वर्षा और बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल को प्राप्त करती हैं। बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि भैया गर्मियों में क्या करेगा, तो गर्मियों में बर्फ पिघल के पानी भरेगा, ठंडियों में दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों जब बरसात का समय आएगा तो वर्षा के पानी से नदियां पूरी हरी भरी रहती हैं। ठीक है,
और देखिए जो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं टोटल बहुत सारी नदियाँ, उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। देखिए हिमालयी अपवाह तंत्र की प्रमुख 3 नदियाँ दोस्तों, ठीक है। एक सिंधु नदी के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ आ जाएंगी, ठीक, इसको पढ़ेंगे। दूसरा दोस्तों गंगा नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के अंदर सिंधु की जो सहायक नदियाँ वो आ जाएंगी। गंगा नदी तंत्र के अंदर दोस्तों गंगा की सहायक नदियाँ जैसे आपको यमुना हो गया, चंबल, केन, बेतवा, सोन, गंडक, है ना, ये सरयू, सारी नदियाँ पढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों ये 3 नदी तंत्र किसके हैं, तो हिमालयी अपवाह तंत्र के। किसके, हिमालयी अपवाह तंत्र के, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए। चलिए थोड़ा सा अब आपको मैप के जरिए हम बताना चाहेंगे। साथियों देखिए ये हमारा क्या है, भारत का मैप है। और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे दोस्तों तो ये आपका देखिए ये आपका पूरा हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा हिमालय क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ की नदियाँ क्या कहलाएंगी, हिमालयी नदियाँ ना। और दोस्तों ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत। और दोस्तों यहाँ की नदियाँ क्या कहेंगे, इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। यहाँ वाले जो भी निकलेंगे हिमालयन बोलेंगे, यहाँ वाली नदियों को हम प्रायद्वीपीय बोलेंगे। अब दोस्तों हिमालयी जो नदियाँ हैं ना, इसमें दोस्तों 3 नदी तंत्र हैं। पहला दोस्तों अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा समझने की भी कोशिश करिए, ठीक है। पहली नदी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मानसरोवर झील है, यानी तिब्बत है मानसरोवर झील है ना। और दोस्तों चेमा युंगडुंग की पहाड़ी है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं ये एक नदी निकली, और ये दोस्तों यहाँ से निकलती हुई दोस्तों ये जा रही और दोस्तों यहाँ से क्या हुई, यहाँ भारत में प्रवेश करी, और दोस्तों भारत में प्रवेश करते हुए चली गई, ठीक है। तो ये नदी को हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, अभी बताएंगे। यहाँ पे सांगपो बोलते हैं, यहाँ पे दिहांग बोलते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिफाइन करूंगा बाद में, ठीक है। तो समझने को ये पहला नदी तंत्र होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब दोस्तों यहीं पर देखिए, यहीं पर दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा ना, ये वाला दिख रहा होगा। और यहीं से दोस्तों एक सिंधु नदी निकलती है। देखिए हमेशा याद रखना कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों के अपोजिट में बहते हैं, ठीक। ये देखिए इधर सिंधु नदी निकलेगी, ये सिंधु नदी इंडस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सब मिल गई, फिर दोस्तों एक धारा बनते हुए पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंधु नदी है, क्या है, ये सिंधु नदी तंत्र। तो 2 नदी तंत्र। अब देखिए सिंधु में आके देखिए झेलम मिल गई, फिर दोस्तों आपको पता है चेनाब मिल गई, रावी मिल गई, सतलज मिल गई, ठीक है। ये दोस्तों सिंधु की मतलब की सहायक नदियाँ हो गई, मतलब सिंधु नदी तंत्र हो गया। 2 नदी तंत्र हमने देख लिया, ठीक है। 2 नदी तंत्र हमने देख लिया। अब साथियों यहीं पर हम देखिए एक चीज़ समझिएगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक दूसरे के विपरीत बहती हैं, ठीक है। और दोस्तों दोनों तिब्बत से निकली हुई हैं, समझ रहे हैं। चलिए मगर दोस्तों अब बात करेंगे गंगा नदी की। किसकी, गंगा नदी की दोस्तों। देखिए गंगा नदी दोस्तों यहाँ से निकली, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। देखिए गंगा नदी दोस्तों ये आपके उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों। ये देखिए मैप में ये यहाँ तक बढ़ा दिया, ये क्या है, ठीक है, उत्तराखंड से निकली, ठीक है। और दोस्तों ये निकली, ये गंगा नदी है, गंगा नदी जा रही है दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से यमुना नदी आई और ये गंगा नदी से प्रयागराज में मिल गई, ठीक दोस्तों। फिर यहाँ गंगा गई, गंगा चलती दोस्तों आपको पता है कि फिर ये आकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। ये गंगा नदी तंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक नदी तंत्र के बारे में हम अच्छे से आपको देखकर पढ़ाते हुए बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो साथियों हमने 3 नदी तंत्र बता दिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। क्या, सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अगर सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी, 2880 किलोमीटर है। परंतु भारत में इसकी लंबाई केवल दोस्तों 1114 किलोमीटर है, ठीक है। तो बाकी कहाँ है, तो बाकी दोस्तों तिब्बत में और पाकिस्तान में, ठीक है। यानी भारत में टोटल कितनी है, 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। बाकी दोस्तों ये तिब्बत यानी जो चाइना का भाग हो गया है, और पाकिस्तान, ये 3 देशों में बहती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है और टोटल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों तिब्बत क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से दोस्तों, यानी या फिर कह सकते हैं दोस्तों मानसरोवर झील भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मानसरोवर झील आपको बताओ, कैलाश पर्वत आप जानते होंगे शिव जी का दोस्तों, शिव जी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो समझ गए होंगे कि मानसरोवर झील पड़ती वहाँ से निकलती है। और दोस्तों इसका विस्तार कितना है, तो दोस्तों तिब्बत जो कि चाइना का हिस्सा है, भारत और पाकिस्तान,
ठीक है, 3 जगह दोस्तों ये फैली हुई कौन सी, सिंधु नदी तंत्र। और दोस्तों इसे हम पाकिस्तान में इसको राष्ट्रीय नदी बनाया, जैसे भारत में गंगा राष्ट्रीय नदी, वैसे दोस्तों पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी को दोस्तों पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अधिकतर सिंचाई आपके सिंधु नदी से ही पाकिस्तान में होती है, सिंध और उसकी सहायक नदियों द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बोखरचू एक बार आपको समझा देते हैं। ये साथियों देखिएगा, ये आप देखेंगे दोस्तों, ये है बोखरचू। क्या है दोस्तों, बोखरचू। बोखरचू हिमनद ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, या फिर दोस्तों मानसरोवर झील कह लीजिए, बोखरचू दोस्तों हिमनद कह लीजिए। यहाँ दोस्तों ये देखिए सिंधु निकली दोस्तों, ये सिंधु नदी इधर से होते हुए दोस्तों, ठीक है, अभी देखिए तिब्बत में, तिब्बत दोस्तों ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, लद्दाख से, ठीक है, और दोस्तों ये होते होते ये यहाँ से यहाँ को निकल आई पाकिस्तान में दोस्तों, यहीं से पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। ठीक है, और दोस्तों ये जा करके यहाँ पे दोस्तों सारी, अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, देखिए ये झेलम आ गई दोस्तों, फिर चेनाब हो गई, रावी हो गई और सतलज हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये इसकी और ब्यास दोस्तों, ठीक, इसकी क्या है, ये सहायक नदी देखिए आके इसी में मिल गई, और ये सारा सारा पानी इकट्ठा होकर दोस्तों अरब सागर में गिर जाती है। यानी आप समझ गए, तो कैलाश पर्वत से, ठीक है, कैलाश पर्वत तिब्बत कहाँ है, तिब्बत में है, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से बोखरचू हिमनद से दोस्तों निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु की सहायक नदियाँ भी हमने बता दी हैं, अब इनके बारे में केवल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसको हम पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, सतलज है, ठीक है, देखिए सिंधु की सहायक नदी कौन, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, गिलगित है। ठीक है, देखिए यहीं से सहायक नदियाँ पूछी गई आरआरबी जेई में, और दोस्तों एनटीपीसी में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखना है, सिंधु की सहायक नदियों के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, एक सिंधु जल समझौता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंधु जल समझौता। आपको पता है जब पाकिस्तान दोस्तों भारत से अलग हुआ तो दोस्तों पानी भी बांटा गया, क्या पानी बांटा गया, और इसको लेकर के दोस्तों सिंधु जल समझौता, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो जल बटा था, ठीक, उसको लेकर के दोस्तों एक संधि हुई, जिसको दोस्तों हम सिंधु जल संधि बोलते हैं। ठीक है, सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि बोलते हैं। 19 सितंबर 1960 को ये हुई थी। ठीक, डेट याद रखेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में एक एक क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे हुआ ये भी पूछा गया, राष्ट्रपति कौन थे पाकिस्तान के ये भी पूछा गया, किसने कराया मध्यस्थता, तो विश्व बैंक ने कराया, ये क्वेश्चन तो समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता कब हुआ, 19 सितंबर 1960 को। किसके किसके बीच, तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोस्तों अयूब खान के बीच। किसने करवाई मध्यस्थता, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक बोल दिया, फिर विश्व बैंक ने दोस्तों करवाई थी। कहाँ हुआ समझौता दोस्तों, कराची शहर में। कहाँ पड़ता कराची, तो आपको पता है पाकिस्तान में पड़ता। तो यूपीएसआई में दोस्तों ये 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कि किसने करवाई, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने करवाई, विश्व बैंक ने करवाई। कौन था पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों, वहाँ के राष्ट्रपति थे, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। कहाँ हुआ, कराची शहर में। ठीक, इसमें डिसाइड क्या हुआ, तो डिसाइड ये हुआ दोस्तों कि जो पूर्व की नदियाँ हैं 3, क्या पूर्व की जो नदियाँ हैं 3 कौन कौन सी, ब्यास, रावी और सतलज, इनका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा। ठीक है, समझिएगा, जो पूर्व की 3 नदियां आपसे पूछेगा, पूर्व की कौन सी नदियां दोस्तों भारत पानी यूज करेगा, तो ब्यास, रावी, सतलज। ठीक है, ब्यास, रावी, सतलज, इसका दोस्तों 80% पानी कौन यूज करेगा, भारत करेगा, बाकी दोस्तों पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाएगा। और पश्चिमी नदियों के बारे में दोस्तों, पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका 80% पानी यूज पाकिस्तान करेगा और 20% भारत कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसका क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, समझ गए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अब दोस्तों इनकी जो सहायक नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला है झेलम। झेलम का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता। बहुत बार पूछा जाता था कि दोस्तों इसका पुराना नाम क्या था, तो झेलम को दोस्तों हम वितस्ता के नाम से जानते हैं। कहाँ से इसका उद्गम हुआ, कहाँ से निकली झेलम, तो बेरी नाग झील दोस्तों जो कि कश्मीर में पड़ता है वहाँ से दोस्तों निकली है। और इस क्वेश्चन को दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2022 में कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बेरी नाग झील। इसी नदी किनारे से श्रीनगर दोस्तों इसी नदी किनारे बसा हुआ है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी, देखिए झेलम की भी सहायक नदियाँ हैं कौन सी, किशन गंगा, लिदार और करवेश। ठीक है, और याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोस्तों झेलम नदी ही भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। यानी झेलम नदी जो बहती है इसी से दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा का भी निर्धारण होता है। ठीक है, इस पर परियोजना दोस्तों तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना दोस्तों यार के बहुत इंपॉर्टेंट। और किशन गंगा, क्या किशन गंगा दोस्तों और तुलबुल। ठीक है, तुलबुल परियोजना दोस्तों, ठीक है,
ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, तुलबुल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था। ठीक है, किस नदी पर है? झेलम नदी पर। ठीक है, किशनगंगा परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरी सहायक नदी है जो इंपॉर्टेंट है, चिनाब। चिनाब को दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी बोलते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब जो इसकी कितनी भी सहायक नदियां हैं सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। जैसे दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। वैसे दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। और चिनाब का दोस्तों, चिनाब कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा पड़ता है दोस्तों, वहां से निकलती है। ठीक है, बारालाचा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। अब चिनाब नदी की बात करें तो इस पर दोस्तों बगलीहार बांध बना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बगलीहार बांध कहाँ है? तो चिनाब नदी पर, जिस पर दोस्तों इसी दोस्तों बांध को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चलता रहता है, नहीं विवादित बांध है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बगलीहार कहाँ है? चिनाब पे। ठीक है, चिनाब पे दोस्तों बगलीहार बांध बना हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया 2021 में कि अखनूर का किला दोस्तों किस नदी किनारे है? तो दोस्तों चिनाब नदी किनारे। क्या? चिनाब नदी किनारे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों परियोजना की बात कर लें, कौन कौन सी परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर? तो दुलहस्ती और बगलीहार। क्या? बगल वाले दोस्तों हंस नहीं पाते क्या? बगल वालों की इतनी हस्ती नहीं कि चिनाब के पास जा सके ना, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिएगा। और सलाल, ठीक है, सलाल दोस्तों परियोजना ये पूछा गया था आपके कंबाइंड टेक्नीशियन। तो दोस्तों बगल से देखिए, बगल वाले यानी आपके पड़ोसी है ना, उनकी दोस्तों सलाल, उनकी दोस्तों उनका लाल जो है वो दोस्तों हंस नहीं पाता, किस लिए? क्योंकि दोस्तों चिनाब, ऐसे कुछ करके दोस्तों इसको मिला करके आप याद करिएगा बहुत अच्छे से दोस्तों। ये तीनों परियोजनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल परियोजना, तीन परियोजना दोस्तों याद रखिएगा। अस्करी किसको बोलते हैं? चिनाब को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब दोस्तों अगला है व्यास, जिसको हम विपाशा बोलते हैं। विपाशा मतलब विपाशा बसु नहीं दोस्तों, व्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा है। ठीक है, ये दोस्तों रोहंग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पड़ता है व्यास कुंड, इसीलिए इसका व्यास नाम हो गया। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि दोस्तों भारत में ही निकलती है और भारत में समाप्त होती है। ठीक है, यानी सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें दोस्तों ये एक ऐसी नदी है जो कि भारत से निकल करके दोस्तों भारत में ही दोस्तों समाप्त हो जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। और ब्यास नदी पर दोस्तों पोंग परियोजना और हरिके बांध बना हुआ, इंपॉर्टेंट है, पोंग परियोजना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, रावी नदी दोस्तों, रावी की बात करते हैं, इसका नाम है परसुड़ी दोस्तों। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? परसुड़ी। ठीक है, और इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के समीप से होता। कहां से? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। ठीक है, और इस पर दोस्तों चमेरा परियोजना स्थित दोस्तों, ये आपके वीडियो में पूछा गया, और थीन बांध बना हुआ है। ठीक है, चमेरा परियोजना और थीन बांध कहां है? तो रावी नदी पर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों सतलुज नदी पर। सतलुज नदी जिसका नाम क्या है दोस्तों? सतुद्री, पुराना नाम क्या है? सतुद्री दोस्तों। और याद रखेंगे ये कहां से निकलती है दोस्तों? तो ये मानसरोवर के निकट दोस्तों राकसताल झील से निकलती है, मानसरोवर के पास से राकसताल झील पड़ता है, वहां से निकलती है। और भारत में कहां पर? देखिए तिब्बत से निकलती है ना, और भारत में कहां से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है दोस्तों? सिपकिला दर्रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में दोस्तों सिपकिला दर्रे से दोस्तों भारत में प्रवेश करती है, और इसकी सहायक नदी है स्पीति नदी दोस्तों, ये आपके एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया। और दोस्तों इस पर दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ, भाखड़ा नांगल परियोजना किसी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। कोल बांध है और नाथपा झाकरी बांध दोस्तों, ये तीनों बांध आपके इंपॉर्टेंट है। तीनों परियोजनाएं इंपॉर्टेंट किस नदी पर हैं? तो सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर? सतलुज नदी पर। चलिए तो ये समझ गए होंगे दोस्तों, सतलुज नदी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपका सिंधु नदी तंत्र दोस्तों, ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका पूरा हमने समाप्त कर दिया है। चलिए इसके बाद दोस्तों इसी वक्त हम ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र देख लेते हैं, यानी कि जो दूसरा अपवाह तंत्र है दोस्तों हिमालयन का ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र भी हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। चलिए देखिए ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों एक दूसरे अपोजिट निकलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेंग युंगडुंग है ना, चेंग युंगडुंग या फिर चेमा युंगडुंग, कुछ भी दोस्तों ये चाइनीज नाम है, कैसे भी याद कर लो। ठीक है, चेमा युंगडुंग के ग्लेशियर तिब्बत से निकलती दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। अब दोस्तों यहाँ पर इसका नाम क्या होता है? सांगपो, जहां से निकलती है उसका नाम होता है सांगपो दोस्तों। सांगपो अर्थ होता है शोधक यानी कि प्योर। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती? चेमा युंगडुंग की पहाड़ी से। कहाँ से? तिब्बत से, मानसरोवर झील के पास से। ठीक, वहां पे इसका नाम क्या था? सांगपो। अब देखिए
एक चीज समझिए, जब भारत में दोस्तों प्रवेश करती, कहां से प्रवेश करती दोस्तों, एक नामचा बरुआ हमने बताया था, अरुणाचल प्रदेश पता है, नामचा बरुआ पर्वत, वहां दोस्तों यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती, कहां से, अरुणाचल प्रदेश से। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के सादिया जिले से दोस्तों भारत में प्रवेश करती है, और जहां पे इसको दिहांग बोलते, क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं मेरे दोस्तों। और दिहांग बोलते दोस्तों कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ईएसएससी सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया कि दिहांग किसका नाम है, तो दोस्तों किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का। अब देखिए जब दोस्तों दिहांग पहुंचती है उसके बाद मेरे दोस्तों ये असम जाएगी। देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में कूदेगी, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली इसका नाम कहां पड़ता है, तो असम में पड़ता है। और असम में दोस्तों डिब्रूगढ़ के पास दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम मांजुली नदी द्वीप। दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली नदी द्वीप। कौन नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और कहां पर है, असम में है, कहां पर, डिब्रूगढ़ के पास। ये यूपी SSS वीडियो एग्जाम में पूछा गया है, यूपी SSS पेट में भी पूछा गया है। और मेरे दोस्तों फिर दोस्तों ये नदी द्वीप बनाते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसको हम किस नाम जानते हैं बांग्लादेश में, वहां पे इसको जमुना कहते हैं मेरे दोस्तों, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और अंत में दोस्तों यह पद्मा नदी यानी कि गंगा का दोस्तों बांग्लादेश में नाम क्या होता है, पद्मा हो जाता है। और वहां पे मिलकर दोस्तों ये मेघना के नाम से जानी जाती है। और इसकी संयुक्त धारा मिलाकर के दोस्तों यानी जो मेघना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और दोस्तों आपकी गंगा नदी, इनके जो दोनों नदियां मिलती हैं दोस्तों संयुक्त धारा, जिसको मेघना बोलते हैं, वो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है ना। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। देखिए यहाँ पे दो चीजें हमने विश्व की सबसे बड़ी देखी। पहला नदी द्वीप दोस्तों मांजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का देख लिया सुंदरवन डेल्टा, जिसका दोस्तों ज्यादातर हिस्सा आपके पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश में है, ठीक है, समझ गए होंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि सुंदरवन डेल्टा कौन नदियां बनाती है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है, ठीक है। ये आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया। और इन्हीं डेल्टा में दोस्तों सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र नदी किनारे कौन कौन से दोस्तों शहर बसे हों, गुवाहाटी होगा, डिब्रूगढ़ होगा, धुबरी हो गया, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। और इनकी सहायक नदियों की बात कर ले मेरे दोस्तों, तो सहायक नदियां कौन कौन सी, आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। एक संकोच नदी है, भूटान से निकलती है। दूसरी दोस्तों तीस्ता नदी है, जिस पर दोस्तों भारत और बांग्लादेश का विवाद चल रहा होता है। और दोस्तों यह है पश्चिम बंगाल व सिक्किम दो राज्यों में बहती है। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि तीस्ता नदी किन किन राज्यों में बहती है, तो पश्चिम बंगाल व सिक्किम, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए एक अगला दोस्तों मानस नदी है। इसके अलावा स्वर्णश्री नदी दोस्तों आपको पता है तिब्बत से निकलती है। और एक लोहित नदी, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, लोहित नदी तिब्बत से निकलकर दोस्तों असम में आकर के दोस्तों ब्रह्मपुत्र में मिलती है। देखिए तिब्बत से निकलेगी, असम में ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है लोहित नदी। और दोस्तों याद रखिएगा कि असम में भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा, लोहित नदी पर, ठीक है। जो लोहित नदी इसी पर दोस्तों सबसे लंबा पुल बना हुआ है ढोला से सादिया के बीच, जिसका नाम दोस्तों भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया। ये 9.2 किलोमीटर है दोस्तों। ये आपके यूपी SSS वीडियो री एग्जाम में भी पूछा गया, क्या, यूपी SSS वीडियो री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों ये तंत्र भी, आप नदी तंत्र समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसको मैप के जरिए समझा देते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो साथियों ये हमारा मैप है, ठीक है, ये मैप है। तो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, पूरी तरीके से समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये तिब्बत है। पहली चीज़ ये क्या, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, तिब्बत है। तिब्बत में क्या है, मानसरोवर है, मानसरोवर है, ठीक है, मानसरोवर है। और मानसरोवर दोस्तों इस जगह का क्या नाम है, तो ये कौन सी दोस्तों हिमनद है, तो दोस्तों चेमा युंगडुंग, क्या, चेना युंगडुंग दोस्तों कह लीजिएगा, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, ठीक है, युंगडुंग, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जब निकली है, ये कहाँ निकली है, तिब्बत से, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, सांगपो, क्या, सांगपो नाम रख लीजिएगा इसका, क्या लिख लीजिएगा, सांगपो, सांगपो, क्या नाम इसका, सांगपो, ठीक है। अब यहाँ से निकली, यहाँ इसका नाम सांगपो, कहाँ से, तिब्बत से। अब दोस्तों यहाँ से ये, यहाँ दोस्तों नामचा बरुआ पर्वत है, यहाँ दोस्तों इसने यू टर्न ले लिया। और यू टर्न लेकर दोस्तों नामचा पर्वत से दोस्तों इसने यू टर्न ले लिया। और दोस्तों ये भारत में प्रवेश कर गई। जब भारत में दोस्तों ये प्रवेश किया, कहाँ से, तो दोस्तों ये पड़ता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश पड़ता है पूर्व में। और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों सादिया जिला से, कहाँ से, सादिया जिला से दोस्तों प्रवेश किया इसने भारत में। और इसका नाम दोस्तों बदल गया, यहाँ पे दोस्तों दिहांग बोल दिया इसको,
क्या कह दिया, यहाँ पे इसका नाम दिहांग रख दिया। कहाँ पर, यहाँ जैसे दोस्तों इसने प्रवेश किया दिहांग रख दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये दिहांग से होते हुए यानी अरुणाचल प्रदेश होते हुए दोस्तों ये असम में पहुँच गया। ठीक, असम में पहुंचा, ये असम मान लिया, असम पहुंच गया और असम में दोस्तों इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रियल में दोस्तों ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ा, असम में। क्या पड़ गया, असम में दोस्तों इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, थोड़ा समझिएगा। अब दोस्तों यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़िए और यहाँ पे एक इसने द्वीप बना दिया, नदी द्वीप बना दिया। कहाँ, डिब्रूगढ़ में दोस्तों नदी द्वीप बना दिया, जिसका नाम हम मांजुली कर दिए और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या, मांजुली दोस्तों इसका नाम रख दिया। समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। अब दोस्तों ये फिर आगे बढ़ी, मांजुली नदी द्वीप बनाते दोस्तों आगे बढ़ी और आगे बढ़ते दोस्तों ये दोस्तों बांग्लादेश में आ गई। देखिए बांग्लादेश में आ गए ना। अब बांग्लादेश में आई दोस्तों, तो जैसे ही बांग्लादेश में दोस्तों ये प्रवेश करती है, जैसे ही प्रवेश करती है दोस्तों इसका नाम क्या पड़ जाता है, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना रख देते हैं। बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती दोस्तों, यमुना का नाम जमुना नहीं है, ब्रह्मपुत्र का नाम दोस्तों जमुना पड़ेगा। क्या पड़ गया, इसका नाम जमुना कर दिया। क्या कर दिया, जमुना। दोस्तों समझिएगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है और हम समझा चुके हैं। अब देखिए जमुना है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों एक नदी निकली गंगा। अभी गंगा के बारे में बाद में पढ़ेंगे। गंगा नदी आई, इसका नाम गंगा है, गंगा ये आएगी गंगा। और दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये गंगा ना, गंगा दोस्तों कहाँ प्रवेश करती है, आपके दोस्तों बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते थे। गंगा का नाम बांग्लादेश में तो पद्मा है, पद्मा। ठीक है, और दोस्तों इधर से कौन आई, जमुना नाम की। जमुना नाम किसका था, ब्रह्मपुत्र का। कहाँ जमुना नाम है, तो दोस्तों बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। दोस्तों दोनों मिल गई धारा, एक धारा बना दी। इसका नाम जो मिल गई धारा ना, इसका नाम फिर मेघना पड़ गया। यानी कहते हैं आपसे कि मेघना पड़ गया। मेघना नाम किसका है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियों का संयुक्त धारा नाम क्या होगा, मेघना। और तो यहीं पर दोस्तों इसने क्या बना दिया, सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना दिया। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। इसके बाद दोस्तों ये अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर गई। देखिए इतना लंबा सा हमने बताया है, एक बार समझने की कोशिश करिए। पहले दोस्तों जहाँ निकली इसका नाम सांको था, यहाँ दोस्तों बढ़ी दोस्तों, इसके बाद यहाँ पहुँची। यहाँ दोस्तों नामचा पर्वत से दोस्तों यूटर्न लेके अरुणाचल प्रदेश सादे जिले से प्रवेश करती, जहाँ पर इसका नाम दिहांग हो जाता है। प्रवेश करी, उसके बाद दोस्तों पहुँची असम। असम में दोस्तों पहुँची दोस्तों दिहांग से इसका नाम बदल के ब्रह्मपुत्र हो गया। और ब्रह्मपुत्र पढ़ते दोस्तों इसने क्या किया, मांजुली द्वीप बनाते दोस्तों। कहाँ पर, असम के डिब्रूगढ़ में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है ना द्वीप था, नदी द्वीप था। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये टहलते हुए मजे करते दोस्तों पहुंची बांग्लादेश। बांग्लादेश में दोस्तों इसको लोगों ने इसका नाम जमुना रख दिया। क्या बोला भैया, जमुना आ गई। किसका नाम जमुना, तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ गया। और जमुना पढ़ते दोस्तों यहाँ से इधर से गंगा दोस्तों लहराती हुई आई और मिल गई दोनों। जैसे दोस्तों मिली गंगा का यहाँ नाम पद्मा था और जैसे दोस्तों मिली इसका नाम मेघना रख दिया। दोनों मिल गई, दोनों का नाम मेघना रख दिया। दोनों नदियाँ एक पास मिली जिनका नाम मेघना पड़ गया। और सो मेघना चल करके एक दोस्तों क्या बनाई, सुंदरबन डेल्टा बनाई। सुंदरबन डेल्टा बनाई जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका दोस्तों कुछ भाग भारत में और कुछ भाग कहाँ है, ज़्यादातर भाग आपके बांग्लादेश में है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछाता है कि जो आपका सुंदरबन डेल्टा है किन नदियों से बनता है, तो दोस्तों आप बताइएगा, तब आप बताइएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा के संयोग से। ठीक है, आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक एक चीज़ हमने बता दिया। पहले हमने आपको दोस्तों सिंधु नदी के बारे में बताया, फिर दोस्तों ब्रह्मपुत्र ना। सिंधु नदी दोस्तों देखिए इधर से ये निकल गई दोस्तों, ठीक है, ये निकल गया। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश होते हुए दोस्तों प्रवेश करते हुए बांग्लादेश होते हुए निकल गई। ठीक है, और यहाँ दोस्तों सिंधु नदी दोस्तों ये लद्दाख होते हुए दोस्तों ये आपके पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों बात करते दोस्तों गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा नदी तंत्र से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2022 के एग्जाम में कि गंगा बेसिन, ठीक है, स्पेस था कि 8600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती और 11 राज्यों में फैली हुई है। देखिए केवल गंगा की बात करें तो केवल गंगा दोस्तों ज़्यादा राज्यों में नहीं है। देखिए कहाँ कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड से निकली, फिर यूपी में आई, यूपी के बाद दोस्तों बिहार चली गई, बिहार के बाद दोस्तों झारखंड गई, झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल गई, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, यानी कि 5 राज्यों में फैला है। मगर दोस्तों इसका जो नदी तंत्र है, जैसे इसकी जो सहायक नदी है, सबको मिला ले लगभग 11 राज्यों में फैली हुई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम एसएससी CHSL में पूछा गया है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी पूछ लीजिएगा, सबसे बड़ी कह सकते हैं, बड़ी देखिए थोड़ा सा अच्छा है, मगर जो भी समझिएगा ना, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ठीक है,
कितनी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर। बहुत ही आसान है दोस्तों, 25 कर लीजिएगा। ये कितनी है? ये गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। और गंगा को दोस्तों नवंबर 2008 में दोस्तों राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्या किया गया है? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कौन कौन से राज्य में दोस्तों बहती है गंगा? दोस्तों अपने भारत के 5 राज्यों में और 2 देशों में इसका तंत्र फैला हुआ है। उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रवेश करेगी, ठीक है, बिजनौर से। उसके बाद बिहार जाएगी, ठीक है, बलिया होते बिहार पहुंचेगी। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करेगी पद्मा के नाम से, ठीक है। 2 देश कौन कौन से? तो देश दोस्तों भारत है जहां से दोस्तों निकलेगी, और बांग्लादेश में दोस्तों बस 2 देशों में, ठीक। बांग्लादेश के बाद दोस्तों ये कहाँ पहुंचेगी? सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए दोस्तों आपको पता है बंगाल की खाड़ी में कूद जाएगी, ठीक है। चलिए उद्गम स्थल बात कर लें तो दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नाम से, देखिए वहाँ ये भागीरथी नाम से निकलती है दोस्तों, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करें कहाँ से इसका नाम गंगा भी पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ निकलती है? उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले ये हरिद्वार में, क्या? हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ऐसे दोस्तों पहाड़ों में होती है, और उत्तराखंड के हरिद्वार में ये पहुंचती है पहली बार मैदानी भागों में दोस्तों, समतल एरिया में। और दोस्तों बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, मतलब उत्तराखंड से दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करेगी? बिजनौर से, ठीक है। गंगा और रामगंगा बिजनौर से ही प्रवेश करती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के टोटल 28 जिलों में गंगा बहती है। देखिए उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 28 जिले, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है, ठीक है। और इसी पर दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दोस्तों इसी नदी पे है, यानी प्रयागराज से हल्दिया तक दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दोस्तों आपके गंगा नदी पे है। यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया। और साथियों बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों पंचप्रयाग उत्तराखंड में है। क्या है? पंचप्रयाग उत्तराखंड में। देखिए प्रयाग होता क्या है एक्चुअल में दोस्तों? जो नदियां आकर के मिलती हैं उस स्थान को हम प्रयाग कहते हैं, ठीक है। 2 नदियों का कह सकते हैं संगम को ही हम प्रयाग कह देते हैं। तो पंचप्रयाग यानी 5 प्रयाग है टोटल, जिनको हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा, देखिए धौली गंगा इधर से सॉरी अलकनंदा इधर से आती है, ये चल रही, और यहाँ से आके धौली गंगा मिल गई। इसको दोस्तों हमने बोल दिया क्या? विष्णु प्रयाग। अब कैसे आ रखे? देखिए अलकनंदा तो सेम रहेगी सब में, तो अलकनंदा विष्णु जी के पैरों की धूल, तो धौली गंगा से धूल कर लेंगे तो विष्णु जी के पैरों की धूल, यानी कि विष्णु प्रयाग धौली गंगा के साथ में, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अलकनंदा में आके नंदाकिनी मिलती है, तो नंदाकिनी दोस्तों नंद से यहाँ भी है, नंद से यहाँ भी, तो नंदाकिनी मिलेगी, नंद प्रयाग हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस में यूके पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा कर्णप्रयाग, ठीक है। क्या? कर्णप्रयाग दोस्तों। अब दोस्तों क्या होगा? कर्णप्रयाग कौन सी मिलेगी? तो पिंडार नदी। क्या? पिंडार नदी, ठीक है। क्या है? पिंडार नदी। अब देखिए कोई भी चीज़ें दोस्तों कान में कोई प्रॉब्लम होती है तो कान में का ड्रॉप डालते हैं ना, कहते हैं ड्रॉप डाल दो ना, डाल दो दोस्तों, मतलब कि डाल दो ना, कैसे भी करके आ रहे हैं। कर्ण में क्या कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जैसे कि ड्रॉप वगैरह, जैसे कान में दिक्कत होती है तो वैसे याद कर लेंगे कि कर्णप्रयाग पिंडार नदी है ना, डाल दो, है ना। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग दोस्तों अलकनंदा मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी एक नाम की लड़की दोस्तों, वो हमेशा रुद्र अवतार लेकर चलती है, ऐसे याद कर लेंगे, मतलब हमेशा गुस्सा रहती है। एनडीए में पूछा गया तो रुद्र मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा के साथ। और दोस्तों अंतिम है देवप्रयाग। देखिए ये आपके उत्तराखंड के प्रयाग हैं, संगम की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि प्रयाग वो आपका एक आपका इलाहाबाद में पड़ेगा ना, तो वो चीजें अलग है, ठीक है। ये हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड में दोस्तों देवप्रयाग किसका नाम है? यहाँ अलकनंदा किससे मिलती? भागीरथी से दोस्तों, और यहीं से दोस्तों इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर में भी पूछा गया, ठीक। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग दोस्तों, ठीक है, किससे मिलकर बनता है? आपसे पूछा कि किस प्रयाग से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है? भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है तो देवप्रयाग से, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों आपको बता दूं, एक दोस्तों भागीरथी और भिलांगना नदी मिलती है जिसको हम गणेश प्रयाग कहते हैं, जिस पर टिहरी परियोजना है। किसके बीच? भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम को हम दोस्तों गणेश प्रयाग कहते हैं, जिस पर टिहरी परियोजना है, ठीक है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं सहायक नदियों से। जैसे कि देखिए दाईं ओर से कौन सी नदियां सहायक नदियां हैं? तो यमुना, टोंस, सोन दोस्तों दाईं ओर से मिलती हैं। गंगा नदी में आपको पता गंगा नदी सहायक नदी, अभी मैं इसको मैप के जरिए बताऊंगा, ठीक है, चित्र के जरिए समझाऊंगा, अभी ऐसे समझ लीजिए, ठीक। और बाईं ओर से कौन मिलती हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। एसएससी एमटीएस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है,
ठीक है। प्रमुख शहर दोस्तों कौन कौन से स्थित हैं, तो हरिद्वार हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया, वाराणसी हो गया, गाजीपुर, बलिया, पटना, कोलकाता, भागलपुर दोस्तों प्रमुख शहर भी याद कर लेंगे। और कौन सी दोस्तों परियोजना है, तो टिहरी बांध परियोजना दोस्तों भागीरथी नदी पर, गंगा का ही नाम है। और फरक्का बांध दोस्तों श्रृंगा, इसकी सहायक श्रृंगा पर स्थित है, ठीक। तो ये परियोजना भी आपको याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से चीजें समझ गए। अब चलिए आपको मैं समझाने की कोशिश भी करता हूं एक अच्छे तरीके से। चलिए थोड़ा देखिए समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। चलिए एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि भैया यहाँ पे जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं। पहला एक याद रखना सतोपंथ हिमानी यानी सतोपंथ दोस्तों ग्लेशियर है, एक गंगोत्री ग्लेशियर है, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। इन 3 ग्लेशियर को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या 3 ग्लेशियर को आपको याद रखना। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सतोपंथ, ठीक है, हिमानी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सतोपंथ दोस्तों ग्लेशियर है, देखिए नदियां किसी न किसी ग्लेशियर से ही निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अलकनंदा नदी निकलेगी, कौन सी, जो दोस्तों ये ग्लेशियर है यहाँ से आपकी अलकनंदा नदी निकलेगी, ठीक। ये अलकनंदा नदी निकल रही कहाँ से, सतोपंथ दोस्तों हिमानी से। अब देखिए अलकनंदा निकली इधर से, ये आई। अब दोस्तों इधर से धौली गंगा आ रही है, ये मिल गई, ठीक है। अब देखिए इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा दोस्तों, जो धारा बहेगी। देखिए यहाँ पे धौली गंगा मिली, अब इसको हमने कहा था विष्णु जी के चरणों की धूल, यानी धौली गंगा जहाँ मिली ये विष्णु प्रयाग हो गया, ये हमने विष्णु प्रयाग बता दिया, ठीक। अब दोस्तों यही अलकनंदा फिर बढ़ेगी आगे। देखिए आप कहेंगे इसका नाम धौली गंगा क्यों नहीं, देखिए जो बड़ी नदी होती है उसी के नाम से चलती है। धौली गंगा छोटी थी इसलिए अलकनंदा बड़ी थी, अलकनंदा नाम से ही फिर आगे बढ़ेगी। और दोस्तों ये यहाँ पे आ गई। अब देखिए इधर से नंदाकिनी नदी ठहरते हुए आराम से मस्ती करते हुए आती है दोस्तों, यहाँ पे मिल गई तो नंदाकिनी मिली, नंद प्रयाग हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों ये आगे बढ़ी आपकी अलकनंदा, यहाँ पहुंची। इधर दोस्तों पिंडार, कान में क्या डाला जाता है ना, तो कान में कोई ड्रॉप डालते हैं, तो पिंडार नदी आके मिल गई दोस्तों, कर्णप्रयाग बना दिया। अब यही दोस्तों फिर से अलकनंदा आगे बढ़ेगी और दोस्तों यहाँ पे पहुंचेगी रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में दोस्तों इधर का पता केदारनाथ के बगल से दोस्तों एक नदी निकल के आती है मंदाकिनी, केदारनाथ मंदिर के बगल में कौन सी नदी, मंदाकिनी, आप बताइएगा। और दोस्तों मंदाकिनी मिलती है, और मंदाकिनी कैसी लड़की दोस्तों, एकदम गुस्से में रहती है, हमेशा रुद्र रहते थे, यानी रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ तक आ गए, रुद्रप्रयाग तक आ गए। अब दोस्तों आगे बढ़े तो दोस्तों यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देवप्रयाग। अब देवप्रयाग की थोड़ी कहानी सुनिए। इधर देखिए गंगोत्री हिमनद है दोस्तों, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, ये देखिए घूमते घामते दोस्तों, और ये पहुंची दोस्तों कहाँ, अलकनंदा नदी में दोस्तों, यहाँ मिल गई अलकनंदा में, और यहीं से दोस्तों इसका नाम गंगा पड़ेगा। बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि भैया एक बार दोबारा सुन लीजिए थोड़ा तेजी से। देखिए यहाँ से दोस्तों सतोपंथ से क्या निकली, अलकनंदा निकली, घूमते घूमते यहाँ से धौली गंगा आई, मिल गई भैया धूल, चरणों धूल यानी विष्णु के चरणों धूल, विष्णु जी के चरणों धूल यानी विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर दोस्तों अलकनंदा आगे चली और यहाँ नंदाकिनी आई तो नंद प्रयाग बन गया, नंदाकिनी नंद प्रयाग बनेगा। फिर अलकनंदा आगे चली, यहाँ पिंडार नदी निकली, कर्णप्रयाग, कर्ण है ना, कर्ण में डाला जाता है ना, तो ये दोस्तों कर्णप्रयाग बन गया। अब उसके आगे फिर आई मंदाकिनी नाम की लड़की दोस्तों, केदारनाथ के बगल से दर्शन करते हुए आती है, और दोस्तों वो गुस्सा हो जाती है, रुद्र हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ठीक अलकनंदा में मिलेगी और रुद्रप्रयाग बना देगी। थोड़ा सा आगे आएगी अलकनंदा दोस्तों, घूमते फिरते यहाँ से गंगोत्री से दोस्तों, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलेगी, भागीरथी नाम से, सॉरी भागीरथी नाम से निकलती नदी एक, और आगे अलकनंदा मिलेगी, और यहीं से दोस्तों इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि दोस्तों गंगा नदी का नाम, मतलब गंगा नाम कहाँ पड़ता है, तो देवप्रयाग में, ठीक है, देवताओं की नदी है दोस्तों, तो देवप्रयाग में गंगा जी का नाम गंगा नदी, भागीरथी का नाम गंगा नदी पड़ता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता कि गंगा कहाँ निकली दोस्तों, गंगा हम बताते हैं गंगोत्री से। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है कि भागीरथी दोस्तों निकलती है, गंगा नहीं, ठीक है। और भागीरथी ही गंगा का क्या है, पर्यायवाची, इसलिए हम कह देते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। देखिए यहाँ तक का आपको पूरा समझ में आ होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा ये सही से कर लूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। यहाँ तक आपने आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझे होंगे। अब थोड़ा सा और कुछ समझाने की मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। चलिए अब साथियों गंगा नदी यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ से गंगा बनी। अब गंगा चलेगी दोस्तों और पहुंची कहाँ, हरिद्वार। तो पहली बार दोस्तों ये जमीनी स्तर पे यानी कि मैदानी भाग में पहली बार कहाँ प्रयोग करी, हाँ हरिद्वार में। मैं पढ़ा चुका हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों हरिद्वार के बाद दोस्तों ये बिजनौर जिले से दोस्तों कहाँ, यूपी में आ गई। बिजनौर जिले से दोस्तों यूपी में, यही कहीं बिजनौर पड़ा, देखिए हरिद्वार में थी, हरिद्वार से यूपी में कूदेगी गंगा बिजनौर जिले से, यार के बिजनौर जिले से, और बिजनौर जिले से दोस्तों करते हुए कन्नौज पहुंची, खुशबू शहर पहुंचेगी। और इधर से दोस्तों राम गंगा नदी दोस्तों बाएं ओर से बहती हुई आती है, राम गंगा भी बिजनौर से प्रवेश करती है आपके यूपी में, ठीक है। और दोस्तों ये आकर के दोस्तों गंगा मिल गई। अब समझिएगा
बिजनौर से होकर के दोस्तों रामगंगा आके गंगा मिली और ये गंगा की पहली सहायक नदी है जो कि बाईं ओर से आई है। अभी तक गंगा की कोई सहायक नदी नहीं थी, ये तो यहाँ था दोस्तों, गंगा नाम ही नहीं था, है ना, अलकनंदा नाम था। गंगा की पहली सहायक नदी आपसे पूछेगा, आप बताइएगा रामगंगा। रामगंगा और गंगा दोनों उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों रामगंगा आके मिली कहाँ, कन्नौज में। कन्नौज से फिर दोस्तों आगे गंगा जी बढ़ी और यहाँ पहुंची प्रयागराज में, यहाँ संगम बना दिया। अब इस संगम को समझने के लिए आप थोड़ा यमुनोत्री हिमनद को देख लीजिए कि यहाँ पे जगह है यमुनोत्री हिमानी और यहाँ से यमुना नदी गुजरती है दोस्तों, ये यमुना नदी गुजर रही है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे एक दोस्तों चंबल नदी आती है, महू से निकली दोस्तों। इसकी चंबल नदी की दोस्तों सहायक नदी क्षिप्रा नदी भी है, जिस पर दोस्तों क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है, मेला लगता है दोस्तों, ठीक है, समझिएगा। और दोस्तों यहाँ से एक चंबल नदी निकलती है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, चंबल। जैसे कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी प्रकार से यमुना जो चंबल जो है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना इधर से घूमते घूमते आएगी, इटावा में यमुना मिल जाएगी, ठीक, सॉरी चंबल यहाँ से घूमती आएगी और इटावा में दोस्तों किससे मिल जाएगी, आपकी यमुना से। और दोस्तों जो चंबल नदी है वो MP, राजस्थान और UP में बहती है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ी दोस्तों, यहाँ से सिंध नदी आगे, देखिए सिंध नहीं सिंध, और मिल जाएगी यमुना में। फिर दोस्तों यहाँ से बेतुआ MP से निकलेगी और हमीरपुर में दोस्तों यमुना से मिल जाएगी। देखिए अभी यमुना चल रही है। फिर दोस्तों इधर से केन नदी आएगी, कैमूर की पहाड़ी दोस्तों, और बांदा के पास केन नदी भी क्या मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। और यमुना इधर से बहते 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 पहुंची कहाँ, आपको पता है पहुंची कहाँ पर दोस्तों, प्रयागराज में। और ये गंगा में विलुप्त हो गई, यानी गंगा मिल गई और यहीं पे संगम लग गए। यहाँ पे हरिद्वार, यहाँ पे आपका मेला लग गया कुंभ का। एक दोस्तों मेला कहाँ पे लगा, एक मेला आपका हरिद्वार में लगा, ठीक है, कुंभ वाला गंगा नदी किनारे, और दोस्तों दूसरा मेला आपका प्रयागराज में लगा, ठीक। तो प्रयागराज तक आई होप अच्छे समझ गए होंगे, ये यमुना के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, प्रयागराज पहुँच चुके हम, चलिए बहुत अच्छे से देखें, प्रयागराज अच्छे से पहुंच चुके हैं। चलिए अब दोस्तों प्रयागराज पहुंच चुके हैं, अब उसके आगे चलते हैं। देखिए प्रयागराज आ गई, यहाँ पे संगम बन गया, यमुना नदी मिल गई गंगा में। अब दोस्तों चलिए अब चलते हैं बिहार गंगा नदी पहुंची और बिहार दोस्तों गाजीपुर स्थान पे, इधर से दोस्तों पीलीभीत से, ठीक है, पीलीभीत में दोस्तों एक फुलहार झील है जहाँ दोस्तों गोमती नदी निकली और आकर के दोस्तों गाजीपुर में गंगा से मिल गई। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिल गई दोस्तों। और ये आपको बता दें एक ऐसी नदी जो कि मैदानी भाग से निकलती, कौन सी, गोमती नदी एक ऐसी सहायक नदी है गंगा की जो कि मैदानी भाग से निकलती, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए गाजीपुर के बाद दोस्तों छपरा पहुंचे और छपरा पहुंचे दोस्तों, इधर देखिए नेपाल में दो नदियाँ करनाली और काली। देखिए नेपाल में दो नदियाँ करनाली और काली। काली दोस्तों थोड़ा सा पहाड़ी भाग से आगे आती है दोस्तों, इसको शारदा बोलते हैं, इसको बोलते हैं घाघरा, ठीक है। और ये आगे चल के घाघरा बन जाती है दोस्तों, घाघरा आकर के आपकी छपरा में दोस्तों गंगा नदी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़े पटना पहुंचे। पटना में दोस्तों इधर से सोन नदी आई, अमरकंटक की पहाड़ी दोस्तों सोन नदी आती है और पटना में आपकी गंगा मिल जाएगी, ठीक है। इधर से दोस्तों फिर आगे बढ़े हम कहाँ पहुंचे, सोनपुर दोस्तों, जहाँ की सबसे बड़ा पशु मेला लगता है एशिया का। सोनपुर पहुंचे, हाजीपुर है ना, सोनपुर हाजीपुर, ठीक है। और इधर से गंडक नदी आती है दोस्तों, गंडक नदी नेपाल से निकल के गंडक नदी आती है और सोनपुर में दोस्तों मिल जाती है गंगा में, ठीक है। उसके बाद साथियों एक आती कोसी, नेपाल से निकली कोसी, और कोसी दोस्तों घूमते घामते सबसे ज़्यादा रास्ता बदलते हुए आपको कुशेला भागलपुर में दोस्तों मिल जाएगी, किसमें, गंगा नदी में दोस्तों। कोसी को हम बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है गंगा नदी और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल पहुँचती है और पश्चिम बंगाल दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी आती है और यह गंगा मिलती है और गंगा की अंतिम नदी होती है। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी होगी, महानंदा। और गंगा की पहली सहायक नदी आपसे पूछे तो रामगंगा, ठीक। एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी भाग से निकली दोस्तों, आप बताइएगा गोमती, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब चलिए यहाँ तक तो हम आ गए, अब दोस्तों यहाँ तक तो हम आ गए, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल तक आ गए। अब समझिएगा तो दोस्तों यहाँ पे फरक्का बांध बनाया गया और सो इधर से एक नदी निकाल दी गई गंगा से, एक नदी इधर को निकाल दी गई गंगा से दोस्तों, हुगली नदी निकाल दी गई दोस्तों। और सो हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी, दामोदर नदी। इधर से आकर हुगली नदी मिल गई और दामोदर नदी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दामोदर नदी हुगली नदी मिल गई जाके, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से बांध बनाया और दोस्तों इधर से एक नदी निकली, इधर से चली गई, ये आपके बहती हुई चली गई गंगा और बांग्लादेश में कूदी। बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा का नाम जानते हैं। और दोस्तों इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती, क्या, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है बांग्लादेश में, जमुना हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जैसे दोस्तों मिली, इसका नाम मेघना हो गया। और दोस्तों मेघना
और पद्मा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र, मेघना ब्रह्मपुत्र, पद्मा यानी गंगा, दोस्तों दोनों मिलकर के आपके बंगाल सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसके बाद दोस्तों दोनों के दोनों मेघना नाम से दोस्तों क्या होता है, आपके बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। तो ये दोस्तों आपके पूरा का पूरा दोस्तों गंगा नदी का इतिहास था। तो ये समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से इस मैप के बारे में, मैप के जरिए। ठीक है, चलिए अब आपको पूरी लिखावट समझाते हैं, लिखावट तरीके से। चलिए अब दोस्तों मैप के बारे में जान गए, चलिए अब यमुना के बारे में जानते हैं। इसको दोस्तों कालिंदी नदी भी कहते हैं, कालिंदी इसका पर्यायवाची है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कालिंदी किसका नाम है, यमुना का। अब हमने बताया था कि यमुना नदी कहाँ निकलती है दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये फैजाबाद से, कहाँ से, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद पड़ता कहाँ, सहारनपुर जिले में पड़ता है। ये फैजाबाद दोस्तों जिला नहीं अयोध्या वाला, ठीक है, ये फैजाबाद सहारनपुर में पड़ता है दोस्तों। वहाँ से ये दोस्तों यमुना नदी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। जैसे हमने बताया कि गंगा दोस्तों बिजनौर से, रामगंगा बिजनौर से और यमुना दोस्तों सहारनपुर से यूपी में प्रवेश कर रही है दोस्तों। ये यूपी टेट में पूछा गया था। और दोस्तों ये 19 जिलों में बहती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में यमुना नदी बहती है। इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन, आगरा, कालपी, इटावा, कौशाम्बी, बटेश्वर दोस्तों जहाँ पशु मेला लगता है, और प्रयागराज। ठीक है, ये दोस्तों इन शहरों से यमुना नदी निकलती है, जो मशहूर शहर। पर हम दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ पूछ लें तो हिंडन, बड़ौदा दोस्तों दाईं ओर से, बाईं ओर से, और दाईं ओर दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा के ये दोस्तों आकर के दाएं ओर से यमुना में मिल जाते हैं दोस्तों। ये यूपी पुलिस में पूछा भी गया है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी दोस्तों चंबल के बारे में बात करें तो दोस्तों चंबल जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के पास से निकलती है। एसएससी CHSL में पूछा गया चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। प्रवाहित कहाँ तो 3 जिलों में बहती है दोस्तों, ये यूपी पुलिस में पूछा गया था एक बार। ठीक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। केन नदी बात कर ले, केन नदी भी इसकी सहायक नदी है ना। ये दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहती है। एसएससी CHSL में CGL में पूछा गया है। ठीक है, चलिए यमुना के बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों रामगंगा नदी के बारे में पढ़ ले। रामगंगा नदी के बारे में बताया, ये पहली सहायक नदी गंगा की ना, हमने बताया था कि ये पहली सहायक नदी है जो कि बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए रामगंगा की बात करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से प्रवेश करेगी। बिजनौर जिले से रामगंगा और गंगा, ठीक है, ये गंगा की पहली सहायक नदी है। और कन्नौज के पास दोस्तों, कन्नौज के निकट ये गंगा मिल जाती है, जो कि हमने मैप में पूरा बता दें, जो बनाए थे हम फिगर उसमें पूरा समझाएं। कौन कौन से जिले स्थित हैं दोस्तों, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, बदायूं हो गया, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज। ठीक है, और परियोजना कौन कौन से दोस्तों रामगंगा नदी पर, तो कालागढ़ बांध और दोस्तों रामगंगा परियोजना। ये तो रामगंगा तो याद ही रखना ना, कालागढ़ भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शारदा नदी या फिर काली नदी। ये कहाँ निकलती, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित काला पानी नामक स्थान से दोस्तों शारदा नदी या काली नदी निकलती है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करेगी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ये नदी कैसे प्रवेश करेगी, पीलीभीत जिले से। पीलीभीत की दोस्तों को पता बांसुरी फेमस ना। सीतापुर में दोस्तों इसे घाघरा नदी कह देते हैं, सॉरी सीतापुर में ये घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक, घाघरा की सहायक नदी। ठीक है, तो दोस्तों सीतापुर में घाघरा नदी में मिल जाएगी। और आपको बता दें कि शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बनाती है दोस्तों। ठीक है, शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बनाती है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया। और जिले कौन कौन से स्थित हैं इस नदी के किनारे, शहर तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। ठीक है, इस यहाँ से बहती। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गोमती नदी की। अगर मैं गोमती नदी की बात करूं तो इसके बारे में बता दोस्तों, ये एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी भाग से निकली। तो गोमती नदी कहाँ से, फुलहार झील या गोमत ताल, यहाँ से निकलती। पीलीभीत में फुलहार झील या फिर गोमत ताल पड़ेगा, वहाँ से गोमती नदी निकलती है। यूपी PCS में पूछा जा चुका दोस्तों। और गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम दोस्तों मैदानी भाग से। ऐसी नदियाँ दोस्तों पर्वत से, पठार से निकलती हैं, ये मैदान से निकली है। ठीक है, झील से निकली है। मैदानी भाग में एक झील है दोस्तों, फुलहार झील, वहाँ से निकलती है गोमती नदी। और आपको बता दें कि गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी दोस्तों ये मिल जाती है, जहाँ प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव का मंदिर स्थित दोस्तों, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी सहायक नदी दोस्तों सई नदी है। सई नदी इसकी सहायक नदी जो कि दोस्तों भिजवान झील, हरदोई निकलती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे रायबली दोस्तों ये बहती भी सई नदी है। ठीक है, काला कांकर दोस्तों प्रतापगढ़ भी बहता है। ठीक है, चलिए और गोमती नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर स्थित, तो लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर। लखनऊ बहुत पूछता है, UPSI में पूछा भी गया है। ठीक है, तो गोमती नदी के बारे में रखें, कहाँ निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। कहाँ से, फुलहार झील से। और इसकी सहायक नदी सई नदी है दोस्तों, जो कि भिजवान झील से निकलती है। दोनों से झील से निकल रही हैं, मैदानी भाग से निकल रही हैं। ठीक है, चलिए अगला है घाघरा, जिसको सरयू नदी भी कहते हैं, कर्नाली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए घाघरा कहाँ निकलेगी, तो तिब्बत के पठार में स्थित
मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। और दोस्तों आपको याद रखना है जो घाघरा नदी निकलती है इसे पर्वतीय प्रदेश में करनाली, पर्वतीय मैदान में दोस्तों जहाँ पर्वत होता है वहाँ इसको करनाली कहते हैं। जैसे दोस्तों मैदानी भाग में प्रवेश करती है इसको घाघरा कह देते हैं। और अयोध्या में इसको सरयू कहते हैं दोस्तों, इसी के किनारे आपका अयोध्या स्थित है। ठीक, ये 3 देशों में बहती, चीन से निकलेगी यानी तिब्बत से निकलती है, चीन हो गया, नेपाल और भारत में। ठीक है, और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों, पहली कौन सी, यमुना है, दूसरी घाघरा हो जाएगी। यह दोस्तों लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और शहर कौन सा स्थित है, तो अयोध्या शहर इसके किनारे स्थित है। SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा राप्ती नदी की बात कर लें तो राप्ती नदी दोस्तों कहाँ से निकलेगी, गंगा की सहायक नदी है, नेपाल के रुकुमकोट के समीप निकलती है। और याद रखना दोस्तों कि देवरिया में बरहेज नामक स्थान पर घाघरा नदी में मिल जाएगी। और गोरखपुर दोस्तों इसी नदी के किनारे स्थित है, ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के किनारे स्थित है, याद रखेगा। और इसकी सहायक नदी रोहिणी है। क्या है, राप्ती की सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी है मेरे दोस्तों। चलिए अब गंडक की बात कर लें तो गंडक को दोस्तों सालिग्रामी नारायणी नदी भी कहते हैं। ठीक है, नेपाल में काली गंडक व त्रिशूल गंगा, देखिए 2 धारा निकली, काली गंडक और त्रिशूल गंगा नाम की नदियाँ निकलती, दोनों को जब मिलती है दोस्तों इसको गंडक कहते हैं। यानी नेपाल में काली गंडक और त्रिशूल गंगा के संयुक्त धारा को हम गंडक कहते हैं। ये SSC CGL में पूछा गया 2022 में। याद रखेगा, यह महाराजगंज व कुशीनगर जिले की सीमा पर बहती हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यानी गंगा में पटना मिलती है, हमने पूरा मैप के जरिए बताया था। ठीक है, ये आपके UPSSC वीडियो 2023 में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया। चलिए कोसी की बात कर लें तो कोसी दोस्तों क्या है, कोसी नदी, तो दोस्तों कोसी नदी कहाँ निकलती है, तो माउंट एवरेस्ट के गोसाईनाथ चोटी से। और साथियों कोसी नदी भारत में सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है। और दोस्तों ये बिहार में भयंकर बाढ़ आती है, इसलिए दोस्तों इसे हम बिहार का शोक कहते हैं। और सबसे विश्वासघाती नदी है दोस्तों कोसी नदी दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा रास्ते बदलती है। ठीक है, आज इधर से बह रही है, कल को दोस्तों इधर से बह जाए। ठीक है, ये इसका नहीं पता। ये UPSSC पेट 2022 में पूछा गया, बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को। कोसी भागलपुर के समीप दोस्तों गंगा नदी मिल जाती है और कोसी परियोजना इस नदी पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली कौन सी नदी, कोसी, विश्वासघाती नदी कहते हैं ना। और ये बिहार का शोक भी कहते हैं इसको, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा दोस्तों ये भयंकर बाढ़ लाती है। ठीक है, चलिए महानंदा नदी बात करते हैं उससे, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी सहायक नदी मेची नदी दोस्तों, ये RRB NTPC में पूछा गया। मेची नदी दोस्तों भारत व नेपाल दोनों देशों के बीच बहती है। ये आपके RRB NTPC में दोनों पूछेगा क्वेश्चन मेची नदी से। मेची नदी क्या है, महानंदा की सहायक नदी। और यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है। क्या है, गंगा की दोस्तों अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा नदी। आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों दामोदर नदी की बात कर लें। दामोदर नदी की बात कर लें दोस्तों तो ये कहाँ निकलती है, उद्गम कहाँ होगा, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे से निकलती दोस्तों, तथा भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है दोस्तों। हुगली नदी में आके मिल जाएगी दोस्तों कौन सी, दामोदर नदी। और तो हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों, हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर नदी। ठीक है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। देखिए वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है UPSSC वीडियो एग्जाम में। और याद रखेगा यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है ना। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह दोस्तों जैविक मरुस्थल बन चुका है, यानी कि पूरा पानी बेकार हो चुका। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो बराकर नदी, बोकारो दोस्तों, कोनार और जमुनिया। दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है ना, कोयला खान दोस्तों, ये सारा पानी इसी में जाता है, इसलिए सबसे बेकार नदी हो चुकी है। ठीक है, परियोजना की बात कर लें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, तिलैया बांध दोस्तों, और मैथान बांध और कोनार। ठीक है, ये बहुत फेमस है, इनको जरूर याद रखिए दोस्तों। ये परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनके किनारे दोस्तों नगर कौन कौन से बसे, धनबाद हो गया और दुर्गापुर हो गया। कौन कौन से, धनबाद और दुर्गापुर। ठीक है, ठीक है, देखिए आई होप दोस्तों आपको ना गंगा नदी तंत्र दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझ में आ गई होगी। जितना है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप आपको पता है हमने कि दक्षिण भारत को दोस्तों हम प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको मैप में दिखा दूँ, उसके बाद शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मैं देखूँ तो ये हमारा पूरा भारत है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये इसको देखिए, ये यहाँ से देखिए, ये पूरा ये जो स्थान दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये पूरा पहले देखिएगा जो मैं लाइन मार रहा हूँ दोस्तों, ये दोस्तों ये तीनों तरफ से नदी से मतलब जल से घिरा हुआ। देखिए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, फिर इंडियन सागर, हिंद महासागर है नीचे, और इधर दोस्तों अरब सागर है यानी। और दोस्तों ये वाला जो लैंड है, ये वाला जो लैंड है तीनों तरफ से जल से घिरा, केवल इस तरफ दोस्तों स्थल से टच कर रहा है, बाकी तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसीलिए दोस्तों जो भी इस जगह
तीनों तरफ से जल से घिरी हुई होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ की नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कह देते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए यहाँ महानदी दोस्तों देख सकते हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और भी नदियाँ हैं जो प्रमुख है दोस्तों, उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो साथियों यहाँ पे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आता है ये वाला, बहुत क्वेश्चन पूछा गया बहुत एग्जामों में, क्या कि प्रायद्वीप की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। किधर दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती है दोस्तों, परंतु साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, क्या साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखें दोस्तों, समानता, समानता ऐसी है दोस्तों, समानता ऐसी है कि दोस्तों वो किस में जाती है, वो अरब सागर में, समानता अरब सागर में जाके गिरती। सा से दोस्तों साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। समानता नदियाँ जो हैं, समानता नाम की जो नदी हैं वो अरब सागर में गिरेंगे दोस्तों। ये ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए वीडियो में पूछा गया एनटीपीसी भतेरी दोस्तों, बहुत सारे पेपर्स में पूछे गए, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सी नदियाँ अरब सागर में अपना पानी गिराती है। दोस्तों साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चार आपकी मुख्य हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो आपके प्रायद्वीप की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है गोदावरी नदी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों नदी है गोदावरी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं गोदावरी नदी की दोस्तों, इसका उद्गम पहले देख लेते हैं कहां से निकली है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों एक नासिक जिला पड़ता है। देखिए महाराष्ट्र आपको पता है, महाराष्ट्र में एक नासिक जिला पड़ेगा, और नासिक जिले में दोस्तों त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से दोस्तों निकलती है गोदावरी नदी। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 और एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया। यानी कि याद रखना है कि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, देखिए वरी और गिरी यानी ब्रह्मगिरी, गोदावरी, वरी, गिरी, ऐसे याद कर लेंगे। कहाँ से निकली गोदावरी, ब्रह्मगिरी। ठीक है, 1465 किलोमीटर, कितना 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और दोस्तों इसको और किस किस नाम से जानते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। दक्षिण भारत की गंगा, क्या दक्षिण की गंगा बोल दें, या दक्षिण भारत की गंगा बोल दें, वृद्ध गंगा बोल दें, या बूढ़ी गंगा बोल दें। आपसे पूछ लें कि बूढ़ी गंगा किस नदी कहते हैं, गोदावरी को। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे गंगा है ना, जो गंगा रिवर दोस्तों वो उत्तर भारत की यानी पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है दोस्तों, कह सकते हैं बड़ी, लंबी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपको समझना है ना। सबसे लंबी नदी कौन सी, आपसे पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएं गंगा। ठीक है, समझिएगा दोनों चीज़ें समझिए। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगी, गोदावरी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले तब आप गंगा बताएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और रखेंगे, अगर पूछ ले भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तब आप इसको बता दें गोदावरी। देखिए गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और पूरे भारत की बात कर ले तब दोस्तों दूसरे नंबर पे आएगी। पहले कौन आएगा, तो गंगा नदी आएगी, जो कि 25 किलोमीटर, क्या 25 किलोमीटर है, और ये 1465 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, और दोस्तों आपको याद होगा कि गोदावरी नदी पर ही दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। नासिक जिले में दोस्तों गोदावरी में कुंभ का मेला लगता है। आपको पता होगा, आपने बताया था कि दोस्तों हरिद्वार में लगता था। ठीक, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे लगता है, फिर दोस्तों संगम यानी कि प्रयागराज में लगता है, फिर दोस्तों आपका गोदावरी में, ठीक, और शिप्रा नदी किनारे दोस्तों लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों इंद्रावती, सबरी, पेनगंगा, वर्धा दोस्तों पूछा गया था आपके एसएससी एमटीएस में।
ठीक है, मंजीरा हो गया और मंजरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे दोस्तों कि मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध स्थित, दोस्तों इसकी सहायक नदी जो है मंजरा नदी, इस पर निजाम सागर बांध स्थित है, याद रखेंगे। और इस पर दोस्तों गोदावरी नदी पर एक बांध है जायकवाड़ी बांध, दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपके एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया, क्या कौन सा बांध? तो जायकवाड़ी बांध दोस्तों कहाँ है? तो आप ये बता देना भैया, महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है। और तीर्थ स्थल दोस्तों इस नदी के किनारे कौन कौन से स्थित हैं? तो नासिक हो गया, त्र्यंबक हो गया और भद्राचलम हो गया, ठीक है। ये भी आपके एसएससी CHSL में पूछा गया कि भैया नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम दोस्तों जो तीर्थ स्थल है किस नदी किनारे से? गोदावरी के। चलिए अब दूसरी नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी होगी? कृष्णा नदी। इसके बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी की बात कर लें तो साथियों कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है? तो यार कहेगा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। देख कृष्ण जी कैसे थे? महान थे भैया, बहुत महाबलशाली थे। कृष्ण जी को आपने देखा होगा, ठीक है, उन्होंने महाभारत तक दोस्तों साथ दिया था, आपको पता होगा। तो महाबलशाली थे, यहीं से आ रहे थे। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी कहते हैं, या दोस्तों सह्याद्री श्रृंखला से भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस वाले हिस्से को सह्याद्री श्रृंखला भी कहते हैं। एसएससी CHSL में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन तो याद रखेंगे। कृष्ण जी कैसे थे? महाबलशाली थे, इसीलिए कृष्णा नदी कहाँ? महाबलेश्वर से। और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए पहली कौन सी है सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की? तो गोदावरी हम पढ़ा चुके हैं। दूसरी दोस्तों कृष्णा हो जाएगी, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? जैसे कोयना हो गया, तुंगभद्रा दोस्तों पूछा गया आपके एग्जाम में, मूसी, भीमा। मूसी दोस्तों एसएससी CHSL में पूछा गया। घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, ये दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी। देखिए गंगा लगा हुआ मिल जाए दोस्तों, ये दोस्तों देख सकते हैं, प्रभा लगा हुआ मिल जाए, ठीक है। और तुंगभद्रा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, मूसी ये पूछे गए है ना, घाट प्रभा और मूसी और तुंगभद्रा ये पूछे गए क्वेश्चन है कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की, ठीक है। तो सहायक नदियाँ भी याद करना है आपको बहुत ही सच्चे दिल से, ठीक है। चलिए और याद रखें दोस्तों कि जो इसकी दोस्तों कोयना नदी है, कोयना किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कृष्णा की, कोयना सहायक नदी है दोस्तों। कोयना को हम क्या बोलते हैं? कोयना नदी को हम महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। और विजयनगर दोस्तों, हम्पी, विजयनगर का जो हम्पी स्थान है दोस्तों, ठीक है, वो तुंगभद्रा नदी किनारे आपके UPSI में पूछा गया, ठीक है। तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है, जिसके किनारे क्या है? विजयनगर साम्राज्य स्थित था, ठीक है, हम्पी। चलिए और दोस्तों कृष्णा नदी पे हम अगर बात करें कौन सी परियोजनाएं हैं? तो दोस्तों श्रीशैलम, देखिए श्री कृष्ण, तो कृष्णा पे श्रीशैलम हो गया। नागार्जुन, ठीक है, देखिए कृष्ण जी ने ही अर्जुन को उपदेश दिए थे ना, तो कृष्ण से कृष्णा से, देखिए कृष्ण से कृष्णा नदी और नागार्जुन से अर्जुन, ठीक, अलमाटी, ठीक है। और दोस्तों जो अर्जुन ने जब उनको दोस्तों कृष्ण जी ने जब अर्जुन को मतलब उपदेश दिया था, तब उन्होंने दोस्तों माटी में मिला दिया था पूरा साम्राज्य, किसका? दुर्योधन का। तो अलमाटी भी किसका? कृष्ण जी का, है ना, दिया हुआ है, यानी कृष्णा नदी। तो कैसे भी करके दोस्तों इसको आप याद करिए, ठीक है। और दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य से चला आ रहा दोस्तों। ये 1957 से ये जल विवाद चला आ रहा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, ठीक है। चलिए तो दो नदियां हम देख चुके हैं। तीसरी नदी है कावेरी नदी। कौन सी दोस्तों? कावेरी नदी दोस्तों, और ये भी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकली है। कावेरी नदी कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, कावेरी ब्रह्मगिरी, ठीक है, ये निकली है। और आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एसएससी CHSL में पूछा गया कि कावेरी दोस्तों हम तमिलन में, प्राचीन काल में तमिलन में हम पूनी कहते थे, ठीक है, पूनी का नाम जानते थे, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे लंबी नदी है, चौथी सबसे बड़ी नदी थी, ठीक। एसएससी CHSL में पूछा गया, इसका पुराना नाम क्या? पूनी था, किसका? कावेरी नदी का। और आपको बता दें कि पहाड़ियों से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है दोस्तों। दक्कन का पठार हमने बताया था नीचे दोस्तों, ये त्रिभुज का आकार का, ठीक है। तो दोस्तों ये दक्कन के पहाड़ से प्रभावित होती है और वहाँ पर दोस्तों शिव समुद्रम व श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है दोस्तों। याद रखेगा, जब दोस्तों ये कावेरी नदी ना आपके दक्कन का पठार होता है ना, दक्कन के पठार होता है दोस्तों, वहाँ से प्रवाहित होती है दोस्तों। दक्कन के पठार से ये जो कावेरी नदी दोस्तों ये प्रवाहित होती है, दक्कन पठार त्रिभुजाकार का है दोस्तों, यहाँ से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों दो द्वीप बना देते हैं। द्वीप का होता है चारों तरफ पानी होना दोस्तों, वो द्वीप कहलाता। कौन से? शिव समुद्रम व श्रीरंगपट्टनम। आपसे पूछेगा कि श्रीरंगपट्टनम द्वीप किस नदी के आसपास है? तो दोस्तों किसके? कावेरी नदी, ठीक है। और याद रखना एक चीज और
कि शिव समुद्रम दोस्तों जलप्रपात भी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। यानी शिव समुद्रम जब भी बात करें आप कावेरी टिक कर देना, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हेमवती, अर्कावती, भवानी और अमरावती। अमरावती दोस्तों आपको पता है मतलब स्टेट भी है, ठीक है, तो याद रखें, सॉरी राजधानी है ना, चलिए तो याद रख लेंगे। और साथियों कावेरी की बात करते हैं, इससे परियोजना कौन सी? तो कृष्णराज सागर जलाशय और मैट्यूर बांध दोस्तों कावेरी में, बहुत इंपॉर्टेंट। मैट्यूर दोस्तों इसको कैसे भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैट्यूर बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पर। वहीं कावेरी जल विवाद की बात कर ले दोस्तों, तो कावेरी नदी जल विवाद दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के मध्य है दोस्तों। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए महानदी की बात कर लें तो दोस्तों महानदी की बात करते हैं कहाँ निकली है? तो मध्य प्रदेश के रायपुर के सिंघावा से निकट दोस्तों, और ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है दोस्तों। हमने बताया था ना समानता, समानता, साबरमती, माही, है ना, नर्मदा और ताप्ती, ये 4 नदी दोस्तों कहाँ गिरती हैं? बंगाल खाड़ी में। और इसके किनारे दोस्तों शहर कौन सा? इससे कटक। कटक में आपको पता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था ना, संबलपुर और कांकेर। और याद रखें दोस्तों महानदी की खास बात क्या है कि दोस्तों इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हीरा दोस्तों, जिसके पास हीरा समझ लो महान व्यक्ति है, तो हीरा कुंड किसके पास है? महानदी के पास, ठीक है। परियोजना कौन सी? तो हीरा कुंड परियोजना और तिकरपाड़ा परियोजना और बरोज बांध दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा बांध किस नदी पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो महानदी आपने देख लिया। अब देखते हैं नर्मदा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नर्मदा नदी दोस्तों आपके एग्जाम के भी व्यू से, ठीक है। चलिए देखिए नर्मदा नदी की बात कर लें तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो मैंने जब दोस्तों आपको पहाड़ियाँ पढ़ा था तो हमने बताया था मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, इसका दोस्तों ये उद्गम स्थान जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर पूछा गया कि दोस्तों यह जो नर्मदा नदी है कौन सी नदी? विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य दोस्तों भ्रंश घाटी से। देखिए इधर दोस्तों विंध्याचल नदी है, सॉरी पर्वत है, और नीचे सतपुड़ा है। इसके बीच से दोस्तों ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती, जो दब जाता है दोस्तों वहां से होकर प्रभावित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये दोस्तों अपना पानी कहाँ? अरब सागर में गिराती है, तो मैं पहले बता चुका है। देखिए ये अभी पूछा गया, यूपी पुलिस जो पेपर रद्द हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया था कि नर्मदा नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? अरब सागर में, ठीक है। चलिए वैसे हम समानता बता चुके हैं, उससे आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये जो नदी है, जो नदियाँ दोस्तों अरब सागर में अपना पानी गिराती है दोस्तों, वो डेल्टा नहीं बनाती। जो डेल्टा कौन बनाएंगे दोस्तों? जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिराएंगे वो डेल्टा बनाएंगे। जिससे सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा, हमने बताया था, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में बनता है, ठीक है। जो नदियां दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी वो डेल्टा बनाएंगी, और जो नदियां पानी अपना दोस्तों अरब सागर में गिराएंगी वो एस्चुरी या फिर दोस्तों एस्चुरी दोस्तों, और या फिर दोस्तों उसको ज्वार नदमुख कहते हैं। इसका निर्माण करती है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि कौन सी नदी दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती है? दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा हो गया समानता, है ना, नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और दोस्तों इसी नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की साधु बेड़का द्वीप पर स्थित दोस्तों, जिसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं दोस्तों, जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक, एकता की प्रतीक, ठीक है। चलिए और दोस्तों इस पर परियोजना कौन सी? दोस्तों सरदार सरोवर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सरदार सरोवर बांध है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। ये बहुत चर्चित था, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो ये याद रखेंगे, ठीक। महेश्वर बांध और अंकलेश्वर बांध दोस्तों ये कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, बहुत शानदार रही। चलिए अब ताप्ती की बात कर लें। ताप्ती भी दोस्तों अपना पानी अरब सागर में गिराएगी, एस्चुरी बनाएगी, ठीक है। ताप्ती की बात करते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रेणी से निकली हुई है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी के मुल्ताई से निकलती है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी बता दूं कि यह भी दोस्तों नर्मदा नदी के समांतर दोस्तों भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती दोनों एक दूसरे समांतर बहती है, ठीक है, समझ रहे ना, समानांतर में। और इसे नर्मदा की हैंड मेड के रूप में जानते दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, क्योंकि दोस्तों दोनों भ्रंश घाटी से होते हुए एकदम समान तरीके से बहती है, ठीक है। और ये अपना पानी अरब सागर में गिराती है। देखिए हमने बताया समानता, यानी कि साबरमती, माँ से माही, और ना से दोस्तों नर्मदा, और ता से ताप्ती, सभी अरब सागर में अपना पानी गिराएंगे। और जो अरब सागर गिराएंगे वो एस्चुरी बनाएंगे, ना कि
ना कि क्या दोस्तों, तो आप बताइएगा ना कि डेल्टा। ठीक है, परियोजना कौन सी, काकरापारा और उकाई बांध, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों बांध इंपॉर्टेंट हैं ताप्ती नदी पर। काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर, और इसके किनारे दोस्तों सूरत शहर स्थित है। क्या, सूरत शहर स्थित दोस्तों, सूरत में सबसे बड़ा हीरा का दोस्तों ऑफिस खोला गया ना। चलिए माही नदी की बात कर लें, तो माही दोस्तों, माही नदी का उद्गम कहाँ है, विंध्य पर्वतमाला से। और दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों पूरे विश्व में। कर्क रेखा को 1 बार काटने वाली दोस्तों ये, सॉरी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। जैसे कर्क रेखा गुजरने इस तरह से गुजर के ऐसे निकल जाती है, यानी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। इंपॉर्टेंट है यार का, ठीक है, माही नदी के बारे में। और इस पर कौन कौन सी परियोजना है, तो वन कवोरी बांध और उसको कदाना बांध इस पर है। ठीक है, और एक चीज रखेंगे दोस्तों, जैसे हमने देखिए 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुव रेखा, मकर रेखा। तो हमने कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, माही नदी। और ये नोट करके लिख लीजिएगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, कांगो या जायरे नदी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लूनी नदी दोस्तों। लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी क्या है, इस नदी का पानी खारा होता है, बिल्कुल सही। इसे लवणकारी नमक नदी कहते हैं, तो इसका पानी खारा है इस नदी का, इसलिए इसको लवणकारी नदी भी कहते हैं। और ये राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी दोस्तों, ये SSC MTS में पूछा गया कि राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। आपको बता दें यह नदी दक्षिण पश्चिम में बहते हुए अपना पानी गुजरात के कच्छ के रण यानी दलदली क्षेत्र में गिराती है। देखिए ये अपना पानी ना तो दोस्तों अरब सागर में गिराती है और ना ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये कहाँ, कच्छ के रण में दोस्तों पड़ता है, गुजरात में कच्छ का रण दलदली क्षेत्र दोस्तों, वहीं पर अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, ये कहीं किसी भी दोस्तों समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती। चलिए अगला है मांडवी नदी, इसकी बात कर लें दोस्तों। यह नदी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में बहती है और इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। जैसे मिस्र का वरदान दोस्तों किसको कहते हैं, नील नदी, वैसे दोस्तों गोवा की जीवन रेखा किसको कहते हैं, मांडवी। इसकी कुल लंबाई 81 किलोमीटर है। चलिए अगला दोस्तों पेरियार नदी। पेरियार नदी की बात कर ले दोस्तों, तो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी, क्या, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों पेरियार नदी, और इसे केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं, याद रखेंगे। और दोस्तों एक चीज रखिएगा, अगर पेरियार कहीं भी पूछे, पेरियार अभ्यारण्य पूछ ले, नदी पूछ ले, जिला पूछ ले, कुछ भी पूछे, तो दोस्तों आपको केरल ही बताना है। यानी पेरियार कहीं भी दिखे तो आपको केरल ही आंसर लगाना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में चलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको आप वन लाइनर समझ के कैसे भी करके इसको याद कर ले। क्या, कि जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा जो भूजल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जल भ्रत बोलते हैं। ठीक है, जो जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा जल जो भूजल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो जलभृत बोलते हैं दोस्तों। ये आपके SSC MTS में पूछा गया। ठीक है, आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे ये। तो साथियों आप सभी चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे। जैसे जाएंगे दोस्तों आप चले जाइए, देखिए प्लेलिस्ट हमने बनाया है UPSSC पेट के नाम से, तो जा करके पेट की क्लासेस देख सकते हैं, स्टैटिक जीके देख सकते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस UPSI के लिए करंट अफेयर देख सकते हैं। और साथ ही जिनको चाहिए PDF वगैरह, हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करें, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जैसे लॉगिन करेंगे दोस्तों ई-बुक्स वाले कॉलम पर जाइए और यहाँ पर देखिएगा ये पेट का आपको बैच मिल जाएगा, PDF बैच है। इन 8 टॉपिक्स के PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 111 रुपये में, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं बाहर निकलवा के। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों देखिए 2025 का पूरा करंट अफेयर मिलेगा जनवरी से दिसंबर तक। जैसे जैसे मंथ बीता जाएगा तैसे इसकी करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। ठीक है, UPSI के लिए दोस्तों आप जनहित याचिका ले सकते हैं। ठीक है, UPSSC एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर की ई-बुक ले सकते हैं, हिंदी की मिल जाएगी दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा सभी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई-बुक है, स्टैटिक जीके आदि है, और सभी प्रकार की दोस्तों आपको ई-बुक्स मिल जाएंगी। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की। और आपसे दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारा ज्ञान RBL ऑफिशियल करके दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ज्ञान RBL ऑफिशियल। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।